नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस का ये सेट लेके आया हूं। इसको बीईओ की कक्षा नंबर 2 भी आप समझ सकते हैं। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या बीईओ जिसको आप लोग जानते हैं, जिसकी संभावित उम्मीद है कि भर्ती 2022 में आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भर्ती संभावित जो कराई जाएगी, और इसका जो स्तर होगा वो भी लगभग पीसीएस के स्तर का होता है, आरओ के स्तर का होता है। तो आप बिल्कुल से ये मुगालते में मत रहिएगा कि शायद इसका सिलेबस थोड़ा इजी होगा। जिसने लास्ट टाइम का बीईओ दिया था उसको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक और बात, बहुत से लोग कहते हैं कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, तो वो आपका प्रेरोगेटिव है। वैकेंसी आएगी और आप सिर्फ तब पढ़ेंगे और आपने पहले कभी इस स्तर का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो देखिए सिलेक्शन तो होगा नहीं। एक चीज़, हाँ, आप खुद को खुश करने के लिए बात अलग है। दूसरी बात, अगर आप पीसीएस के लिए कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो आपका बीईओ ऑटोमेटिकली सीधे सीधे होता रहेगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप बीईओ के लिए भी पढ़ रहे हैं तो आपका इनडायरेक्टली पीसीएस और आरओ के लिए इक्वल है बिल्कुल, बिकॉज उसका सिलेबस डिट्टो बराबर है। बीईओ का आरओ का तो ऑलमोस्ट इक्वल बराबर है, सिर्फ हिंदी अगर हम छोड़ दे तो इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना। जो समझदार है वो कन्फ्यूजन में नहीं रहता है, कन्फ्यूज चीज़ों को किनारे करता है। तो खैर, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इस प्रकार से ये बाइलिंगुअल पीडीएफ है ताकि आप लोग भी थोड़े से खुश हो जाएं। कि कई बार नाराज़गी रहती है कि सर एक ही लैंग्वेज में है, ज़्यादातर मैं हिंदी में यूज़ करता हूँ तो इंग्लिश वाले बच्चे परेशान होते हैं, इंग्लिश में होते हैं तो हिंदी वाले बच्चे परेशान होते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे क्या कह रहा है, देखिए, इसे थोड़ा जूम इन करता हूँ। विच वन इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति इनमें से कौन सी है? पहला ऑप्शन है, इंग्लिश में देखें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे लोक लेखा समिति बोलते हैं। दूसरी होगी प्राकलन समिति, जिसको एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं। तीसरी होगी सार्वजनिक उपक्रम कमेटी, जिसको पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी बोलते हैं। और चौथी होगी पिटिशन कमेटी, जिसको याचिका समिति बोलते हैं। तो बता दें, इसमें जो ऑप्शन बी आपका दिख रहा है, प्राकलन समिति मतलब एस्टिमेट कमेटी, इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसमें पीएससी में और जो पब्लिक एंटरप्राइज इसमें 22 सदस्य होते हैं। तो 30 सदस्य वाली जो है सबसे बड़ी कमेटी होती है। ये कमेटियाँ क्यों बनाई जाती है? ये कमेटियाँ बनाई जाती हैं संसद के द्वारा, ताकि जो अलग अलग कार्यों को करने के लिए, ताकि अलग अलग कार्यों को बांटा जाता है एक प्रकार से, है ना। और इसमें 30 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सरकार के द्वारा डोमिनेटेड बहुत ज़्यादा ये संस्था होती है, ये कमेटी होती है। जो पीएससी है, पीएससी बहुत ज़बरदस्त कमेटी है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी लोक लेखा समिति है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। इसी प्रकार पब्लिक एंटरप्राइजेज में भी है। तो आप ध्यान दे दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। स्तर आपको इसी तरह का लेना पड़ेगा, इस स्तर की परीक्षा की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। अंत तक क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसके लिए कॉपी बना के लिखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बदलने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है? ये देखिए सही क्वेश्चन है। आपको देखिए, हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स अच्छे से दिया हुआ है, क्लियरली बताई गई है चीज़ें कि अलग अलग लिस्ट दी हुई हैं, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, 3 सूचियां हैं, जिसमें कि क्लियरली बताया गया है कि क्या क्या विषय केंद्र सरकार के पास हैं, क्या क्या विषय राज्य सरकार के पास है, कौन से विषय जिसपे दोनों के पास पावर है कानून बनाने की। लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ आर्टिकल का ऐसा यूज़ करके जो भारत की जो केंद्र सरकार है ना, संसद मतलब केंद्र सरकार है, संसद है, उसको राज्य के विषय पे भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसीलिए अगर हम देखा जाए तो भारत का जो फेडरल सिस्टम है, जो कि कनाडा से लिया गया है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है केंद्र की ओर, थोड़ा सा केंद्र को मजबूत करता है। अनलाइक ऑफ यूएसए का जो फेडरलिज्म है ना, संघवाद है, वहाँ राज्यों के पास ज़्यादा पावर है। तो आर्टिकल जो 249 आप देख रहे हैं, आर्टिकल 249 ऑप्शन डी जो ऑप्शन है, इसके अंतर्गत ये राज्यसभा में बिल ला के और इसके ऊपर राज्य विषय के ऊपर कानून बनाया जा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, डी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन, हम लोगों की आज बीईओ की 31 से क्लास स्टार्ट होनी थी, 31 से क्लास यूट्यूब पे भी स्टार्ट हो गई है, और अभी तक आकर जो हम लोगों ने अलग से क्लासेस स्टार्ट किया उसमें भी आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। पिछली बार यूपी पीसीएस के द्वारा जो बीईओ की परीक्षा 2020 में हुई थी, ज़बरदस्त क्लासेस हम लोगों ने चली थी, अगर आपको याद होगा। अभी भी देखो वो चैनल पे है, करीब 150 के 120 के आसपास तो हम लोगों ने डे वाइज क्लास ली थी, अलग अलग डे वाइज, डेली बेसिस पे लाइव सेशन। जल्द ही इसका लाइव सेशन भी शुरू करेंगे। लाइव सेशन वाला कैमरा थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम आ रही है, तो लाइव सेशन जब लेंगे बीईओ का तब आपको असली मजा आएगा। बीईओ का लाइव सेशन और केवीएस की क्लास, तब जबरदस्त कॉम्बिनेशन बैठेगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़
ऑफ इलेक्शन कमीशन मतलब क्या, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। मैंने पीआईटी वाली क्लास में ही कराया था, देखो क्वेश्चन घूम के आ जाते हैं। आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है, यूपीएससी और इलेक्शन, इन दो सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। मनोज कुमार सोनी जी इसमें यूपीएससी के चेयरमैन हैं और राजीव कुमार जी इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो आर्टिकल जो 324 है से लेकर 329 तक ये चुनाव से जुड़ा हुआ है, चुनाव आयोग से। और उसमें 324 जो आर्टिकल है वो कहता है कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन होगा, सिंपल। तो आर्टिकल 324, आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी से जुड़ा हुआ है। डन है, क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, इन द जजमेंट ऑफ विच सूट सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारी जो उद्देशिका है इसके ऊपर कई बार वाद विवाद हो चुका है। तो पहली बार किस वाद में, किस केस में बोला गया था कि जो हमारा उद्देशिका है वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, है ना। कई बार ये चीज़ें हुई हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो उसमें अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और इसके बाद ही जब फाइनली जो केशवानंद भारती केस आया था तो उसमें एक सिंपल क्लियर आइडिया दे दिया गया था। सबसे पहले बेरूबारी जो केस हुआ था, ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे, उसमें बोला गया था कि प्रियम्बल जो है वो उद्देशिका का पार्ट नहीं है, इसलिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। सज्जन सिंह केस में बोला गया कि भाई प्रियम्बल उसका पार्ट है। केशवानंद भारती आपको सबसे फेमसली पता है। गोलकनाथ केस में भी बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती में बेसिक डॉक्ट्रीन, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रीन इस्टेब्लिश किया गया कि भारत के संविधान के किसी भी हिस्से में जो संसद है वो अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वो अमेंडमेंट जो है वो भारत के संविधान के आधारभूत संरचना को नष्ट नहीं करे। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा इस वाले केस में कि सबसे पहले उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग नहीं है, और किसने बोला था, बेरूबारी केस में बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणराज्य है जिसमें अंतर्निहित है क्या। इंडिया एक रिपब्लिक है विच कंसिस्ट ऑफ, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन इंडिया, बिकॉज इंडिया की जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, जनता के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुनी जाती है, वो है राष्ट्रपति का पद। डेमोक्रेसी के अलावा रिपब्लिक भी है, रिपब्लिक वही देश हो सकता है जिसका जो सर्वोच्च पद है वो जनता के द्वारा भरा जाए। तो भारत क्या है, भारत का जो सबसे इसमें ऑप्शन क्या है, भारत स्वतंत्र है, वो तो डेमोक्रेसी में भी होता है। भारत में जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, बिल्कुल, लेकिन ये डेमोक्रेसी के अंतर्गत होता है, रिपब्लिक कैसे रिलेशन नहीं है। देश में अंतिम सत्ता संसद में होती है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। हाँ जी, स्टेट का जो टॉप मोस्ट प्रमुख है ना, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, भले ही इनडायरेक्टेड इलेक्शन के द्वारा चुने जाएं। अभी द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो नई राष्ट्रपति बनी है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे और इनसे लगे हुए यहाँ के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखिए, इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन विच कंट्री मेथड। भारत का जो संघवाद है वो किस देश से प्रभावित है। संघवाद मतलब राज्य, जो देश है वो कई सारे राज्यों का एक यूनियन है, संघ है, ये सिस्टम है। संघवाद का बेस्ट एग्जांपल होता है अमेरिका, है ना। वहाँ मतलब राज्य जो हैं वो एक साथ, एक अमेरिका के साथ हैं, एक देश के साथ, लेकिन राज्यों को बहुत पावर होती है। तो फेडरलिज्म का तो यही अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल। लेकिन कनाडा में जो फेडरलिज्म है वो थोड़ा सा एकात्मक की ओर जाता है, कि थोड़ा जो सेंटर है उसे मजबूत करता है। भारत का भी जो फेडरलिज्म है वो इसी प्रकार से सेंटर को थोड़ा सा मजबूत करता है। तो आंसर हो गया बी, डन। और ए से क्या लिया हम लोगों ने, अमेरिका से तो हमने बहुत सारी चीज़ें ली, जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम लिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, कई सारी चीज़ें ली हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, फेमस क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन कंसीडर होगा। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 है वो जो कहता है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा के उसे पद से हटाया जा सकता है। और खुशकिस्मती से हमारे देश में कभी भी ऐसी अप्रत्याशित सिचुएशन नहीं आई है कि देश का इतना बड़ा पद को हटाए जाने की स्थिति उत्पन्न की जा सके। इसके अंतर्गत 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, अगर वो पास होता है उसके बाद ही उनको, राष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का पालन ना करे, कदाचार का उन पर आरोप लगे, तो इस कंडीशन में आर्टिकल 61 ध्यान दीजिएगा प्लीज। सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज सिटीजनशिप, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि, ऑप्शन क्या कह रहा है, यदि वह अपनी नागरिकता छोड़ देता है ना, ठीक है। अगर अपनी नागरिकता छोड़ देता है खुद से तो ठीक बात है। सेकंड, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भी ठीक बात है, पहला दूसरा करेक्ट लग रहा है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता तो नागरिकता खत्म हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, नागरिकता खत्म नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन गलत है। सरकार की आलोचना करता है, मतलब सरकार को क्रिटिसाइज करोगे तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, ऐसे तो आधा देश खाली हो जाएगा, जी नहीं। तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा करेक्ट है, बस पहला और दूसरा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है बच्चे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और
सब्सक्राइब करने के बाद तो जो बेल आइकन है ना उसको हिट जरूर करिएगा, ठीक है। 4 लाख से बड़ा चैनल है ये, और मजबूत अगर आप बनाते हैं तो इसकी परिपक्वता आपको समझ में आती है। आपको सिर्फ वहाँ ये चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, आपके भले की होंगी। बाकी दिन भर लेक्चर देना हमारा उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आपको पता है कि हमारे संविधान के भाग 4 में एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, लिखो इसको कॉपी में, कॉपी बनाओ, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आपको एक ये भाग है जो भाग 4 संविधान का, उसमें आर्टिकल है ये, उसमें कई सारे आर्टिकल दिए गए हैं जिसका लक्ष्य क्या है कि ये भारत सरकार को सलाह दी जाती है इस प्रकार की। ये भारत सरकार के ऊपर जरूरी नहीं कि भारत सरकार इसको माने, ये एडवाइजरी होती है, और इसके अंतर्गत इसका लक्ष्य होता है कि अगर भारत सरकार ये सब चीज़ें मानती है, ये संसद ये सब चीज़ें मानती है, तो भारत एक कल्याणकारी राज्य बन के उभरेगा। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करता है अपनी सोच। तो उसमें ऑप्शन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो क्या दिखाते हैं, एक वेलफेयर स्टेट की कामना करते हैं, कल्याणकारी राज्य की बच्चे कामना करते हैं। दूसरा है, अच्छा इसमें एमसीक्यू वाला तो नहीं है, अच्छा एमसीक्यू वाला नहीं है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, डन, ठीक है। अगर ये एमसीक्यू भी इसमें बन सकता था कि सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित की हो जाए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, लेकिन इसमें सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये सारी जो स्कॉलरशिप स्कीम्स जो डिप्राइव्ड क्लास के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, वुमेन्स के लिए, बच्चों के लिए, सब इसी से प्रेरित है। ये पंचायती राज व्यवस्था इसी से प्रेरित है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, थोड़ा छोटा कर लो, ऑफ द स्टेट टुवार्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हाँ, हमारे संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व का भी उल्लेख करता है, बताइए जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख भी करता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसीलिए तो कि हम पंचशील हैं, ये सब कंसेप्ट यहीं से निकले हुए हैं। ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन क्या बोला, कोहिलो केस। कोहिलो केस बेसिकली 2006-7 का एक केस है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के खिलाफ। ये किससे रिलेटेड है, ये बेसिकली रिलेटेड है संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उससे रिलेटेड है ये। और आप मुझे ये बताओगे कि ये संविधान के 9वें शेड्यूल से किस प्रकार रिलेटेड है। जो बच्चा इसका करेक्ट आंसर देगा उसको, उसके आंसर को मैं पिन करूंगा। शानदार, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत रेयरली कहीं देखा होगा, ठीक है। चलिए, जो सही आंसर देगा उसको मैं पिन करूंगा, जो नहीं दे पाएगा अगर कोई भी, तो फिर मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखूंगा, ठीक है। बीओ की क्लास और केवीएस की क्लास ऑलरेडी चल रही है, केवीएस प्राइमरी की क्लासेस चल रही हैं, बीओ की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। तो तक नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। नंबर इस चैनल का सेव कर लीजिए 7678668827। कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो, बात कर सकते हैं मैसेज पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिसीव अथॉरिटी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त होता है कहाँ से, भैया संविधान से। संविधान ही तो वो लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कि कैसे देश का शासन चलेगा। संविधान होता क्या है, संविधान एक ऐसा विधान, एक ऐसा सेट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स जो कि इंश्योर करता है कि किस प्रकार से किसी भी स्टेट का जो रूल है वो एडमिनिस्ट्रेशन वो चलेगा। तो केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, पंचायतें सभी संविधान से ही प्रेरित होती है और उन्हीं से के अनुसार ही कार्य करती हैं। 13th क्वेश्चन, स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से खत्म किया जा सकता है, ये नेहरू जी ने बोला था। किसके कंटेक्स्ट में, नेहरू जी ने बोला था। देखिए, भारत बहुत न्यूट्रल देश रहा हुआ है, और कई बार हम उस संगठनों, जो किसी संगठन में शामिल हो रहे हैं, तो हम अपनी स्वेच्छा से होते हैं और स्वेच्छा से हम बाहर भी निकल सकते हैं, ये उनका कहना था। उस समय जो उनका कंटेक्स्ट था वो था राष्ट्रमंडल देशों को, राष्ट्रमंडल का जो समूह था उसमें जुड़ने को लेकर था, उससे जुड़े हुए थे। भारत अभी भी राष्ट्रमंडल देशों का समूह है, इसीलिए तो कॉमनवेल्थ गेम में हम हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रमंडल देश बेसिकली 58 देशों का वो समूह था जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हुए थे, कॉलोनी थे। खैर, ये मैं इसको अपमानजनक मानता हूँ, भारत को इससे अलग हो जाना चाहिए, है ना। और भारत उससे जुड़ा था, उसके विषय में उन्होंने कहा था। कॉमनवेल्थ देश में अभी काफ़ी लोग निकल चुके हैं, 53 देश अभी भी शामिल हैं इसमें, ठीक। तो ए ऑप्शन। 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्यूरी। ये क्वेश्चन हटाइए, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन होना था, अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्वेश्चन होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्टिकल 352 की बात हो रही है बच्चे, आर्टिकल 352, 356 और 360, ये 3 आर्टिकल हैं जो कि देश में इमरजेंसी के प्रावधान की बातें करते हैं, या 352 से लेकर 360 तक जो आर्टिकल है ये देश में विशेष परिस्थितियों में इमरजेंसी लगाने के प्रावधान को सुनिश्चित करता है। तो ये बोलते हैं 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी लगाने की बात करता है, भारत में लग चुकी है ना। तो ये किस प्रकार से ये इमरजेंसी लग सकती है ना, तो उसमें पूछा हुआ है। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि किस किस कंडीशन में ये हम पे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है आर्टिकल 352 के तहत। पहला है युद्ध के कारण, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है विदेशी आक्रमण हो जाए, बिल्कुल ये हुआ भी है, चीन अटैक पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद है सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो, है ना, वेपन्स के साथ अगर देश में विद्रोह हो जाए, है ना। ये बाद में किया गया था जब इंदिरा गांधी ने ना विद्रोह के नाम पे जब इमरजेंसी लगाई थी 75 में, तो उसके बाद अमेंडमेंट किया गया था कि सशस्त्र विद्रोह अगर होगा तभी इमरजेंसी लगेगी, ऐसे नहीं। और रिटर्न अप्रूवल जरूरी है कैबिनेट की, उसके बाद ही राष्ट्रपति उसे अप्रूव करेगा, ठीक है ना। कैबिनेट अगर पास करती तो ही लगेगा, पहले तो वर्बली था। और तीसरा है कि आंतरिक उपद्रव के कारण, जी नहीं, आंतरिक उपद्रव नहीं है, ऊपर के 3 कारण हैं, युद्ध के हो जाए देश में, विदेशी हमला हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, उस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है आर्टिकल 352 के तहत। 16th क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिमिट द नंबर ऑफ यूनियन मिनिस्टर टू 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि देश में या संसद में केंद्रीय मंत्री जो हैं वो लोकसभा की संख्या के 15% ही हो सकते हैं। पता है ना आप लोगों को कि 15% तक ही जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके लोग मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं किसी हाउस के। यूनियन टेरिटरी के केस में 10% है, तो दिल्ली और पौंडुचेरी अपने 10% ही टोटल स्ट्रेंथ का लोगों को मिनिस्टर्स बना सकते हैं, और सेंट्रल लेवल पे लोकसभा में 15% है। ये अमेंडमेंट था 91वां, 91st अमेंडमेंट में ये कहा गया था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मंत्री बन जा रहे हैं, 100 लोगों 200 लोग मंत्री बन जा रहे हैं, सबको खुश करने के लिए कुछ भी मंत्रालय बना के दे दिया, इसमें टैप किया गया था। तो जैसे 543 है, इसका 15% निकाल लो, वही मैक्सिमम मंत्री बन सकते हैं, इसीलिए कई मंत्रियों के पास कई सारे मंत्रालय होते हैं। 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियन। लोकसभा में एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, पहले 2019 में इसको खत्म कर दिया गया। आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 331 के तहत। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं बताइएगा मुझे, एंग्लो मतलब ब्रिटेन, उसी से लिंक है, बताइएगा मुझे। तो ये वैसे अभी खत्म हो चुका है नॉमिनेटेड वाला, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन बिलो विच अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायत कैन नॉट बी कंस्टिट्यूटेड एट इंटरमीडिएट लेवल। न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए जिसके नीचे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। मतलब किसी राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से बच्चा कम है तो वहाँ पे 2 स्तरीय पंचायत स्थापित होगी, ब्लॉक लेवल वाली स्थापित नहीं होगी, छोटा सा तो राज्य है ना, इसलिए। तो मतलब पूछ रहा है कितनी पॉपुलेशन मिनिमम होनी चाहिए कि तीनों लेयर की पंचायतें स्थापित हों, 20 लाख उससे ऊपर, ठीक है, डन। 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स गवर्नर्स टू इशू ऑर्डिनेंस। गवर्नर्स को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, आर्टिकल 213। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, आर्टिकल 123 पेपर में आता है, लिख लो कोने में दबा के। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी माइनॉरिटीज को अपनी रुचि की शिक्षक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है ना, और माइनॉरिटी स्कूल्स भी खुलते हैं इसीलिए, है ना। आर्टिकल 30, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30। कैसे लगे क्वेश्चन मुझे जरूर बताइएगा। एक व्यक्ति 5 से 6 लोगों तक भेजिए, सिर्फ उन लोगों को भेजिएगा जो सीरियस लर्नर्स होंगे, आपको जरूर धन्यवाद कहेंगे वो। बिल्कुल आपको स्पैम नहीं करेंगे, सिर्फ लिमिटेड काम करेंगे, अच्छे लेक्चर्स बनाएंगे, कोई लेक्चर आप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज हर लेक्चर सिर्फ पढ़ाई की बातें करेगा। ये जितना कंटेंट हुआ है ना, इसमें 1 घंटा बिता देते हैं लोग, गाना चलता है, बजाना चलता है, कमेंट्स पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम जिस काम के लिए आए हैं शायद वही भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच। और BA और KVS PRT चाहें तो भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।